एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 40 किलोवोल्ट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एसिलेट करके आएंगे उनके पास एनर्जी कितनी आएगी? उनके पास एनर्जी होगी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी होगी उनके पास। सपोज द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 70% ऑफ इट्स एनर्जी इनटू ए फोटोन एट ईच कोलिजन। हर कोलिजन में अपनी जो भी उसके पास एनर्जी होगी उसका 70% हिस्सा जो है वो फोटोन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द लोएस्ट थ्री वेवलेंथ एमिटेड बाय द ट्यूब। मिनिमम थ्री वेवलेंथ, लोएस्ट थ्री वेवलेंथ। ठीक, तो लोएस्ट वेवलेंथ अगर है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो लॉस होगा वो पहले कोलिजन में होगा। जब फर्स्ट कोलिजन होगा तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा? 70% ऑफ टोटल एनर्जी, 70% ऑफ 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी का लॉस होगा। दूसरी बात, अच्छा ये कितनी एनर्जी आने वाली है? तो ये आ जाएगी आपकी 28 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जो है वो फोटोन में कन्वर्ट होगी। तो जो पहली मिनिमम, सबसे मिनिमम जो वेवलेंथ निकलेगी वो यही निकलेगी, क्योंकि ये एनर्जी मैक्सिमम है। अगली बार जो एनर्जी कन्वर्ट होगी 70% रिमेनिंग का, तो वो कम होगी, उसके बाद और कम होगी। तो वेवलेंथ लैम्डा 1 अगर मैं उसको कहूँ सबसे मिनिमम यही निकलेगी, तो वो होगा एच सी अपॉन ई। एच सी कितना होता है? 12375, और एनर्जी कितनी है? 28 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतने एंगस्ट्रॉम ये मिनिमम वेवलेंथ निकलेगी। अब बची कितनी एनर्जी? तो 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 28 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलेगी, तो 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। और 12 के बी का फिर से 70%, 8.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बची। अब इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकलेगी सेकंड मिनिमम लैम्डा 2 अगर उसको कहें, तो 12375 अपॉन 8.4 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ निकलेगी। ठीक, अब रिमेनिंग कितनी बची होगी? तो 12 थी, 12 में से 8.4 चली गई, तो अब बची 3.6। तो 3.6 का 70% अगले कोलिजन में फोटोन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से आप एनर्जी निकालोगे, के वी में एनर्जी आएगी, जो भी आएगी एनर्जी, और फिर से नई वेवलेंथ जो तीसरी मिनिमम वेवलेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी? तो फिर से वो 12375 अपॉन जो भी एनर्जी है, एनर्जी आप यहाँ पुट करोगे, और किस में पुट करोगे एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो वेवलेंथ किस में आएगी आपकी? एंगस्ट्रॉम में। तो ये तीन मिनिमम वेवलेंथ आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है। द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे ऑफ टंगस्टन इज 21.3 पिकोमीटर। आराम समझना है। मान लीजिए टंगस्टन का एटम है, ये न्यूक्लियाई है टंगस्टन का, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होंगे, के शेल, एल शेल, इसी तरह से एम शेल, इस तरह से कई सारी शेल होंगी। ठीक है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल, ये एम शेल। ठीक, के अल्फा रे कब एमिट होती है? जब n इजक्ल टू 2 से n इजक्ल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आता है ट्रांजिट करते हुए, तब जो रेडिएशन निकलता है वो के अल्फा का होता है। तो के अल्फा की वेवलेंथ दी हुई है आपको, के अल्फा की, लैम्डा के अल्फा कितनी दी हुई है? तो वो दी है 21.3 पिकोमीटर। ठीक, तो क्या हम इससे एनर्जी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होगी आपकी 12375 अपॉन, अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में पुट करें वेवलेंथ को, तो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। तो एंगस्ट्रॉम में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.213। ठीक, तो ये एनर्जी आपकी किस में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये एनर्जी के अल्फा की है, यानी n इजक्ल टू 2 से n इजक्ल टू 1 के बीच में एनर्जी गैप कितना है? वो ये एनर्जी गैप है। ठीक, उसके बाद अब आगे क्या कह रहे हैं? इट टेक्स 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल। एल शेल मतलब दूसरी शेल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? तो वो लिखिए 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब n इजक्ल टू 2 से n इजक्ल टू इन्फिनिटी के बीच में गैप कितना है? तो वो गैप है 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और n इजक्ल टू 2 और n इजक्ल टू 1 के बीच में गैप कितना है? तो वो ये गैप है। कितना आ जाएगा? जरा सॉल्व कर लेते हैं। 12375 डिवाइडेड बाई 0.213,
और अगर इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो ये आ रहा है 58.1। अप्रॉक्सीमेट कितनी एनर्जी आ रही है? ये आ रही है 58.1 keV। इतने ये एनर्जी गैप है 2 और 1 के बीच में, और इन्फिनिटी और 2 के बीच में कितना है? 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम आइसोलेटिंग वोल्टेज अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब हैविंग टंगस्टन टारगेट विच अलाउज प्रोडक्शन ऑफ के अल्फा एक्सरे। के अल्फा एक्सरे प्रोडक्शन के लिए कितना मिनिमम आइसोलेटिंग वोल्टेज होना चाहिए? तो इतना मिनिमम आइसोलेटिंग वोल्टेज होना चाहिए ताकि ये इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके आए इलेक्ट्रॉन, ताकि जब इसको हिट करे तो इस इलेक्ट्रॉन को पूरा बाहर लेके चला जाए। तो कम से कम उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए एनर्जी गैप के बराबर 58.1 प्लस 11.3। बिल्कुल, इसको निकाल के हमें नॉकआउट करके बाहर लेके जाना है, तब यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा और के अल्फा एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.4 69.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए एक्सरे ट्यूब के अक्रॉस? तो वो होना चाहिए 69.4 वोल्ट। ये तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। सॉरी, वोल्ट नहीं, किलो वोल्ट, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? 69.4 किलो वोल्ट। द के बीटा एक्सरे ऑफ आर्गन हैज ए वेवलेंथ ऑफ 0.36 नैनोमीटर। द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयनाइज एन आर्गन एटम इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी नीडेड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल ऑफ एन आर्गन एटम। क्या क्या दिया है आपको, आराम से सुनो। ये मान लिया आर्गन एटम का न्यूक्लियस है और ये उसकी शेल्स होंगी, इस तरह से शेल्स होंगे। तो ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। के बीटा एक्सरे की वेवलेंथ दी है, के बीटा। इसका मतलब जब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में जब आएगा, n इक्वल टू 3 से जब n इक्वल टू 1 में आएगा, तो जो एनर्जी एमिट होगी उसी की वेवलेंथ आपको दी हुई है। कितनी? 0.36 नैनोमीटर। तो अगर हम उसकी एनर्जी निकालें, एनर्जी गैप कितना होगा, तो हो जाएगा 12375 अपॉन वेवलेंथ हमें पुट करनी होती है एंगस्ट्रॉम में, तो 3.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12375 डिवाइडेड बाई 3.6, तो ये जो आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेट 3.44 keV के आसपास आ रहा है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इतनी एनर्जी गैप है। फिर क्या कह रहे हैं? द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयनाइज एन आर्गन एटम। आर्गन एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? मिनिमम एनर्जी, तो वो है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये काफ़ी कम हुआ। फिर कह रहे हैं फाइंड द एनर्जी नीडेड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल ऑफ एन आर्गन एटम। के शेल से नॉकआउट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है आयनाइज करने के लिए, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा देखते हैं कि आर्गन में आउटर मोस्ट शेल का कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है। तो आर्गन का जो Z होता है वो 18 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8, 8, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी पहली शेल पूरी भरी है, दूसरी पूरी भरी है, तीसरी पूरी भरी है। यानी यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को पूरा बाहर निकालना है तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n और 1 के बीच का गैप कितना है? 3.44 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर पूरा लिखें ढंग से तो ये आपका आता है 12375 डिवाइडेड बाई 3.6। तो ये आपका अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखें तो ये आता है 34375
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 3437.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी गैप है 3 और 1 के बीच में, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में कितना एनर्जी गैप है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कह रहे हैं कि के शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो होगी रिक्वायर्ड एनर्जी पूरे इन्फिनाइट तक भेजना है, तो 1 से 3 में और 3 से इन्फिनिटी में टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3437.5 प्लस 16, 34.53.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो अभी 3.45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आंसर मिलेगा, ठीक है, क्लियर। द के अल्फा एक्स-rays of aluminium Z13 and zinc Z30 have wavelength 887 picometer and 146 picometer respectively. मोजले लॉ यूज करना है, अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी, और आपको के अल्फा एक्सरे फाइंड करनी है Z26 यानी आयरन की, ठीक है। तो करना कैसे वो आप समझ लो, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है वो हो रहा है ए टाइम्स जेड माइनस बी, और फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट में जो आता है, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो आप स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ए टाइम्स जेड माइनस बी। अब देखो करना क्या है, इस पूरे में आपके पास दो सेटअप दिए हैं, यानी दो वेवलेंथ दी हैं, दो जेड दिए हैं, तो उन दोनों की इक्वेशन डाल डाल के दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक इक्वेशन क्या बनेगी, अंडर रूट सी अपॉन ये है 887 पिकोमीटर यानी 10⁻⁻12 इक्वल टू ए अपॉन जेड, कितना है उसका, जेड है 13 माइनस बी, और दूसरी इक्वेशन इसी तरह बन जाएगी अंडर रूट सी अपॉन वेवलेंथ दी है 146 पिकोमीटर यानी 10⁻12 इक्वल टू ए इंटू जेड, कितना है उसका 30 माइनस बी। तो एक काम ये हो सकता है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम दो अननोन फाइंड कर लें, ए और बी। तो करना आपको खुद ही है, बता मैं दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। ए और बी फाइंड कर लिया, ए और बी फाइंड करने के बाद फिर से यही इक्वेशन लगा देते हैं, सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है आपको। ए आपको मिल चुका है, Z26 है, और बी भी आपको मिल चुका है, तो सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से ये नया लैम्डा आयरन के लिए के अल्फा की वेवलेंथ आपको मिल जाएगी, क्लियर। दो कंडीशंस दिए हैं, उनसे दो इक्वेशन बनेंगी, दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे, और तीसरी कंडीशन में पुट करके आंसर मिल जाएगा आपको, क्लियर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन भी 14 पे बेस्ड है। अब प्रीवियस क्वेश्चन से डाटा से हमने ए निकाल चुके हैं और हम बी निकाल चुके हैं। अब क्या है, किसी की एनर्जी आपको दी है, वेवलेंथ के अल्फा की एनर्जी दी है, तो के अल्फा की एनर्जी से क्या वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे, लैम्डा कितना हो जाएगा 1235 अपॉन एनर्जी, और एनर्जी किस में पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 3690 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ किस में आ गई आपकी, एंगस्ट्रॉम में। तो वेवलेंथ पता लग जाएगी, और वेवलेंथ से फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे, जेड। कैसे, वही फॉर्मूला फिर से, अंडर रूट ऑफ सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। तो आपने ए फाइंड कर लिया था, आपने वी फाइंड कर लिया था, लैम्डा वो आपने निकाल ही लिया है, जो एनर्जी दी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, जेड, और जेड पता लग जाएगा तो उससे ये हम फाइंड कर लेंगे कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो ये सारे कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मत पुट करना, मीटर्स में पुट करना, तो इंटू 10⁻⁻10 कर लेना। The k beta X-ray from certain elements are given below. Draw a Moseley type plot of under root nu versus z for k beta radiation, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इन सब का z आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पीरियोडिक टेबल से इन सब का z देख लेना आप, ठीक। और इनकी एनर्जी दी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस एनर्जी से हम इन सब की वेवलेंथ निकालेंगे, कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन एनर्जी, लेकिन एनर्जी किस में पुट करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इन सब में हम 1000 से मल्टीप्लाई करके पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगी, वेवलेंथ, और वेवलेंथ किस में आएगी आपकी, एंगस्ट्रॉम में, ठीक। वेवलेंथ निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सी बाई लैम्डा। तो फिर वेवलेंथ को किस में पुट करना, आप मीटर्स में, तो यहाँ से आएगी फ्रीक्वेंसी, और फिर हमें फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट भी लेना है, और फिर उसको ड्रॉ करना है। तो एक साइड में हम ड्रॉ करेंगे z, और दूसरी साइड में ड्रॉ करना है आपको अंडर रूट ऑफ न्यू, ठीक।
और फिर वहाँ से कुछ एक स्ट्रेट लाइन, कुछ पॉइंट्स आएंगे और पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। यूज मॉसले लॉ विद बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू आपको दी है। टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्स रे of a atom whose Z is 57. If the frequency of K alpha X-ray of Z is equal to 29 is known to be 1.88। अब देखो क्या क्या दिया आपको B की वैल्यू तो पहले दे ही दी है। अब A की वैल्यू के लिए ये हम कॉपर के लिए यूज़ कर लेंगे, तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू A टाइम्स Z माइनस बी। तो आपको फ्रिक्वेंसी पता है, आपको B पता है, आपको कॉपर का Z पता है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड कर लेना है, A। आपको A पता लग जाएगा और फिर ए का यूज़ करके, ये कोई भी एटम है 57 का, मुझे पता नहीं है क्या है ये, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या फाइंड कर लेनी है, फ्रीक्वेंसी। तो कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए आपने पता कर ही लिया, जेड उसका 57 है और बी की वैल्यू क्या है 1। सारी वैल्यू पुट कर देनी, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करके, स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी, सिंपल एकदम। The K beta and K alpha and K beta X-ray of molybdenum have wavelength 0.71 angstrom and 0.63 angstrom। K alpha और K beta की wavelength आपको दी है। Find the wavelength of L alpha। तो एक चीज़ आपको समझना है आराम से, मान लिया ये K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है। K alpha की wavelength मतलब ये एनर्जी दी है आपको, K beta की wavelength मतलब ये एनर्जी आपको दी है, और एल अल्फा की वेवलेंथ मतलब ये एनर्जी आपसे पूछी गई है। तो इनमें रिलेशन क्या हुआ, तो रिलेशन क्या आपको ये समझ में आता है कि एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा, इन दोनों की एनर्जी ऑफ के बीटा के बराबर होगी। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, ये के अल्फा की एनर्जी है, ये एल अल्फा की एनर्जी है, और इन दोनों का सम जो है वो के बीटा की एनर्जी के बराबर है, ठीक। तो बहुत सिंपल है। अब के अल्फा की वेवलेंथ दी है एच सी अपॉन लेमडा, कितनी दी है, ये सारी वैल्यू ही पुट करते हैं सीधे, 12375 अपॉन 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स प्लस 12375 अपॉन एल अल्फा की पूछी है वेवलेंथ, एल अल्फा की आपसे पूछी गई है, इज इक्वल टू 12375 अपॉन के बीटा की वेवलेंथ दी है 0.63। तो ये पूरा क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट, 1/λ एल अल्फा इज इक्वल टू 100/63 माइनस 100/71। अब ये सॉल्व खुद करना है आपको, एलसीएम वेलसीएम जो भी लेना है सॉल्व करना, और यहाँ से क्या निकालनी है, वेवलेंथ एल अल्फा की, और ये हमने वेवलेंथ सारी एंगस्ट्रॉम में पुट करी है, तो ये आंसर जो यहाँ से आएगा वो भी किस में आएगा, आपका एंगस्ट्रॉम्स में। क्लियर, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा की वेवलेंथ दी है और एल अल्फा की वेवलेंथ दी है, और के बीटा की वेवलेंथ आपसे पूछी गई है। तो अभी रिलेशनशिप क्या आई थी कि के अल्फा की एनर्जी प्लस एल अल्फा की एनर्जी का सम के बीटा की एनर्जी के बराबर होता है। तो 1/λ के अल्फा प्लस 1/λ एल अल्फा इज इक्वल टू 1/λ के बीटा। अब ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, ये आपसे पूछा है, तो सिंपली सॉल्व कर लेना है, ठीक। और सब कुछ अगर पिकोमीटर्स में पुट करोगे, ये भी पिकोमीटर्स में, ये भी पिकोमीटर्स में, तो ये आंसर भी आपका किस में आएगा, पिकोमीटर्स में। तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है। द एनर्जी ऑफ सिल्वर एटम विद ए वैकेंसी इन के शेल is 25.31 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, in L shell few electron volts, few kilo electron volts, and M shell few kilo electron volts higher than the energy of atom with no vacancy। आराम से समझना आपको हो क्या रहा है यहाँ। जैसे मान लिया एक एटम है, उसके पास कोई वैकेंसी नहीं है, सारी शेल्स इसकी फिल हैं। अभी कह रहे हैं जब के शेल में वैकेंसी है, तो के शेल में वैकेंसी के लिए उस इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाहर फेंकना पड़ा होगा, तो जब बाहर फेंकना पड़ा होगा तो एनर्जी कुछ सप्लाई करनी पड़ी होगी। इसका मतलब जब के शेल में वैकेंसी होगी तो इस सिस्टम की एनर्जी न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, वो वही एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितनी कि इसको यहाँ से बाहर फेंकने में खर्च करनी पड़ी होगी, और वो यहाँ से लेकर इन्फिनाइट तक के एनर्जी गैप के बराबर होगी। तो यही एनर्जी गैप आपको दिया है, कितना,
25.31 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, के शेल में वैकेंसी बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना पड़ा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी होगी उतनी ही एनर्जी से वैकेंसी वाला एटम हायर एनर्जी स्टेट में होगा। मान लिया यहाँ से फेंकने के लिए 25.31 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करनी पड़ी है। इसका मतलब एटम विद वैकेंसी इन के शेल इज हैविंग 25.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर एनर्जी देन द न्यूट्रल एटम, देन द एटम विद नो वैकेंसी। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर एल शेल में वैकेंसी है, यानी यहाँ से अगर बाहर फेंकना है, तो ये एनर्जी गैप कितना हुआ, तो वो आपको दिया 3.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद अगर एम शेल से बाहर फेंकना है, तो ये एनर्जी गैप कितना हुआ, तो ये भी दिया आपको 0.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं के अल्फा, के अल्फा मतलब ये एनर्जी गैप चाहिए आपको, तो के अल्फा का जो एनर्जी गैप आएगा वो आ जाएगा 25.31 माइनस 3.56, क्योंकि यहाँ से फेंकने के लिए 25.31, यहाँ से फेंकने के लिए 3.56, तो इनके बीच का गैप कितना हुआ 25.31 माइनस 3.56, तो ये के अल्फा का एनर्जी आ गई 25.31 माइनस 3.56 कितना आ जाएगा, तो ये आपका रहा 21.75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी आपको अगर पता है तो वेवलेंथ निकाल सकते हो या डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 21.75 आराम से देखते जाना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना दिया, क्या करके 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये है जूल, इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी चाहिए, एच कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻34, और ये आ गई फ्रीक्वेंसी, और कौन सी फ्रीक्वेंसी है, के अल्फा के। क्लियर। इसी तरह से के बीटा, तो के बीटा का मतलब इतना एनर्जी गैप चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये एनर्जी गैप कितना होगा, के बीटा का जो एनर्जी गैप आ रहा है आपका वो आपका आ जाएगा 25.31 माइनस 0.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको भी आपको क्या करना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाना है, इज इक्वल टू एच न्यू लिख देना है, सॉल्व आपको खुद कर लेना है। अब बचता है एल अल्फा, तो एल अल्फा के लिए एनर्जी गैप ये चाहिए, तो एल अल्फा का जो एनर्जी गैप आ रहा है वो आपका आ रहा है 3.56 माइनस 0.53, तो ये आपका आ गया 3.03 keV। तो इसके साथ ही वही सब काम करना है जो हमने के अल्फा और के बीटा के साथ किया है, और यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी किसकी, एल अल्फा की। क्लियर। फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच में बी अप्लाइड across an X-ray tube with tungsten target without emitting any characteristic K और L X-ray, किसी भी तरह की K और L X-ray emit नहीं करनी है, तो कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी आ जाए कि वो K और L शेल में कोई वैकेंसी ना क्रिएट कर पाए। अगर उसने के और एल शेल में कोई वैकेंसी क्रिएट कर दी तो के अल्फा या के बीटा या एल अल्फा या एल बीटा या किसी भी तरह की के और एल एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर। तो इस बात पे हमें फोकस करना है। तो आराम से देखो होगा क्या, मान लिया ये है न्यूक्लियस, तो ये है इसकी के शेल, ये है इसकी एल शेल, ये है इसकी एम शेल। तो ये कुछ एनर्जी दी हुई है आपको कि अगर वैकेंसी के शेल में है तो इतनी एनर्जी है, वैकेंसी एल शेल में है तो इतनी एनर्जी है, के शेल में अगर वैकेंसी है तो इतनी एनर्जी है इसकी, यानी 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब के शेल में वैकेंसी बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी, के शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। के शेल में आपको वैकेंसी नहीं बनानी है, अगर बना दिया आपने तो के अल्फा के बीटा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमें एल शेल में वैकेंसी बनानी है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एल शेल में भी कोई वैकेंसी नहीं बनानी है, क्योंकि ना कोई के एक्सरे प्रोड्यूस करनी है, ना कोई एल एक्सरे प्रोड्यूस करनी है। हाँ, एम शेल में आप वैकेंसी बना सकते हो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, हिटिंग इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है,
11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बराबर भी नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही रहनी चाहिए। तभी वो एल शेल में या के शेल में वैकेंसी नहीं क्रिएट कर पाएगा, और तभी के ना कोई के एक्सरे प्रोड्यूस होगी ना कोई एल एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो बस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11.3 वोल्ट, सॉरी किलो वोल्ट। इतना में इससे कम ही रखना है, इससे कम ही रखना है, इससे ज़्यादा या इसके बराबर नहीं, इससे क्या रखना है, कम ही रखना है। ठीक। An electric current in an X-ray tube from the target to the filament operating at 40 किलोवोल्ट is 10 मिली एम्पियर। अब सुनो जरा क्या क्या है आपके पास, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है टारगेट मटेरियल ऑपरेटिंग फिलामेंट के बीच में, तो वो है 40 किलोवोल्ट। ठीक। और करंट क्या बताती है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट 10 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है, तो इससे ये पता लगेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हिट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड वहां पे जाके टारगेट मटेरियल को हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10 इंटू 10⁻³ कूलम चार्ज पर सेकंड हिट कर रहा है। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे होंगे, तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग द मेटल टारगेट दैट विल बी 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। 1.66 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67, तो ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स आर हिटिंग मेटल टारगेट एवरी सेकेंड। अब क्या कह रहे हैं, assuming that on an average 1% of the total kinetic energy of the electrons hitting the target are converted into X-ray। टोटल एनर्जी का सिर्फ 1% जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितनी पावर पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले ये तो देखें इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, तो वो हो जाएगी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात साफ होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को अगर 40 किलो वोल्ट से आप एसिलेट कराओगे तो उसके पास एनर्जी कितनी आएगी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपके पास हैं 6.67 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल एक सेकंड में कितनी एनर्जी जाके मेटल टारगेट को हिट कर रही है, तो वो एनर्जी हो जाएगी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो एक इलेक्ट्रॉन के पास, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास 6.67 इंटू 10⁻16, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 10⁻³ और ये 16 मिलकर 19 को ख़त्म कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आ गई 40 इंटू 10 400 जूल एनर्जी पर सेकंड जाके मेटल टारगेट को हिट कर रही है, इतनी एनर्जी पर सेकंड, यानी कितनी पावर इम्पार्ट हो रही है मेटल टारगेट पे, तो वो है 400 वॉट, जूल पर सेकंड 400 वॉट, और इसका सिर्फ 1% एक्सरे में कन्वर्ट हो रही है। तो एक्सरे की जो पावर होगी, पावर ऑफ एक्सरेज, तो वो आ जाएगी 4 वॉट, 4 वॉट पावर की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। टोटल एक्सरे की जो पावर है वो कितनी आ रही है 4 वॉट। इसका मतलब 396 वॉट एनर्जी कहाँ चली गई, हीट में। इसीलिए एक्सरे के सेटअप में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए स्पेशल कूलिंग मैकेनिज्म लगानी पड़ती है मेटल टारगेट को कूल रखने के लिए। और मेटल टारगेट भी ऐसा ऐसा लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो। क्लियर। Heat at the rate of 200 watt is produced in an X-ray tube operating at 20 kilovolt. Find the current in the circuit. सर्किट में करंट पूछिए, यानी ये पूछ रहे हैं कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं वहाँ। Assuming that only a small fraction of kinetic energy of electrons is converted into X-ray. और ये अज्यूम करना है कि एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि टोटल एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की 200 वॉट ही होगी, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा कहीं एक्सरेज बनेंगी, तो हम मान ही लेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस, कितनी एक्सरे, कितनी इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी 200 वॉट। तो अब आपको आराम से समझना,
जब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचेगा तो कितनी एनर्जी लेके पहुँचेगा, तो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब n इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं, एक सेकंड की बात कर रहे हैं हम, एक सेकंड की, n इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे तो वो कितनी एनर्जी लेके पहुँचेंगे, तो n इंटू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स, इतने जूल एनर्जी पर सेकंड पहुँचेगी। और वही आपको दी है 200 वॉट। वॉट मतलब ही होता है जूल पर सेकंड। इतने जूल पर सेकंड एनर्जी पहुँच रही है और वो कितनी दी है, 200 वॉट। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर लेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुँच रहे हैं। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, तो ये आपके आ गए 200। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 20 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच रहे हैं। तो कितना चार्ज पर सेकंड पहुंच रहा है, जो चार्ज पर सेकंड होता है वही तो करंट होती है। तो करंट जो होगा वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर सेकंड। तो वो कितना होगा, वो n इंटू ई होगा। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच रहे हैं तो कितना चार्ज पहुंचेगा, n इंटू ई। जब आप n इंटू ई करोगे तो यही तो e लिखा हुआ है, तो n इंटू ई आपका आएगा 200/20,000। सो इट विल बी 200/20,000, इट विल बी 1/100। तो ये आपकी आई 10 मिली एम्पियर। कितनी करंट फ्लो होगी इसमें, 10 मिली एम्पियर। Continuous X-rays are made to strike a tissue paper soaked with polluted water. The incoming X-ray excite the atoms of the sample by knocking out the electrons from the inner shells. Characteristic X-rays are subsequently emitted. The emitted X-rays are analyzed and the intensity is plotted against the wavelength. तो ये 4 वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं, और ये कह रहे हैं एज्यूमिंग दैट ओनली के अल्फा इंटेंसिटीज आर डिटेक्टेड, यानी ये 4 के अल्फा प्रोड्यूस हुए हैं। ये के अल्फा दिए, ये के अल्फा है, ये के अल्फा है, ये के अल्फा है। जब 4 के अल्फा है इसका मतलब 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सैंपल में। और वेवलेंथ पिकोमीटर में है। वेवलेंथ किसमें दी है आपको, पिकोमीटर में। तो वेवलेंथ दी है तो वेवलेंथ से क्या फाइंड कर लोगे आप, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी तो ये इक्वेशन दी है, इससे आप क्या फाइंड कर लोगे, z। ठीक, तो ये काम आपको खुद करना है। वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ जैसे एक मैं करके आपको दिखाता हूँ, 198 का मान लिया है। तो वेवलेंथ कितनी दी है, तो 198 पिकोमीटर यानी 10⁻⁻12 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, तो c बाई लैम्डा। c कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा 198 इंटू 10⁻⁻12। तो ये ऊपर आके +12 बन गया। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी पता लग गई, कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी, 3/198 इंटू 10⁻20। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, कैंसिल आउट करना है, z-1 का स्क्वायर निकालना है, फिर अंडर रूट लेना है तो z-1 आ जाएगा, और फिर z निकाल लेना है, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये काम आपको चारों के लिए करना है, और आपको टोटल 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर। A free atom of iron emits K alpha X-ray of energy 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। एटम की रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी पूछिए। तो मान लीजिए ये एटम है और इसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक फोटोन एमिट किया है, उसकी एनर्जी आपको दी है। तो हुआ क्या, जितना मोमेंटम फोटोन आगे लेके जाएगा उतना इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम इस एटम को मिलेगा, और जो मोमेंटम होता है फोटोन का वो होता है E/c। तो वही मोमेंटम इसको मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, मोमेंटम। और मोमेंटम पता लगते ही काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। तो मोमेंटम पता लग गया, और मास जो है, मास आयरन एटम का मास आपको दिया है 9.3 इंटू 10⁻⁻, माई पावर गायब है इसमें से, 10⁻⁻26 kg। 9.3 इंटू 10⁻⁻26 kg, ये पावर यहाँ से गायब है। ठीक है, क्या करना है, E/c करके, फोटोन का E/c करके फोटोन का मोमेंटम, जो फोटोन का मोमेंटम वही एटम का मोमेंटम, और मोमेंटम पता है, मास पता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी p²/2m। सॉल्व आपको सारी चीज़ें खुद करनी है, और जब ये एनर्जी पुट करोगे यहाँ पे तो SI यूनिट में पुट करना है, यानी 6.4 इंटू 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लिया, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये बन गई जूल, अपॉन C कितना है,
3 इंटू 10⁸ ठीक। तो ये पूरी ऐसा यूनिट आएगी। ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और फिर सब कुछ ऐसा ही यूनिट पुट करना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? आपकी जूल्स में आएगी। फिर चाहो तो आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। The stopping potential in an photoelectric experiment is linearly related to the inverse of the wavelength of the light falling on the cathode। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें फोटो इलेक्ट्रिक, तो फोटो इलेक्ट्रिक में होता क्या, आराम समझना। ये मेटल प्लेट है, इस पे लाइट पड़ रही होती है। कितनी एनर्जी होती है उसकी? तो मान लिया उसकी एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा। मान लिया इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन है डब्लू। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्लू, ठीक। और उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है उनको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन की पूरी काइनेटिक एनर्जी को रिटार्ड करके खत्म कर दे, यानी ई डेल्टा वी जो होना चाहिए। अगर डेल्टा वी से एस्लेट करते हैं तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है? ई डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर डेल्टा वी से रिटार्ड करें तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी खत्म कर देता है इलेक्ट्रॉन की? तो वो होती है ई डेल्टा वी। और वो पूरी की पूरी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी खत्म कराना चाहते हैं ताकि इस सामने वाली प्लेट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे। उसी को कहते हैं हम कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कितना आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? डेल्टा वी इज इक्वल टू आता है आपका एच सी बाई ई लैम्डा माइनस डब्ल्यू बाई लैम्डा। ये इक्वेशन आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ, ठीक। अब दूसरा जो सेटअप है वो एक्सरे का है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एक्सरे ट्यूब इज लीनियरली रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे एमिटेड। तो एक्सरे में क्या होता है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रॉन एस्लेट करता है, रिटार्ड नहीं करता है, एस्लेट करता है। और कितनी एनर्जी गेन करता है? ई डेल्टा वी। और वो पूरी की पूरी एनर्जी एक ही कोलिजन में अगर एक्सरे में कन्वर्ट हो जाए तो वो मिनिमम एक्सरे कट ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है वहाँ से। तो क्या बनेगा? एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? एच सी बाई ई लैम्डा। बस यहाँ पे ये वर्क फंक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं आई है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 बाई वेवलेंथ में ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। और गौर से देखोगे तो दोनों की स्लोप भी सेम है। क्या है? एच सी बाई ई। और इसमें भी स्लोप क्या है? एच सी बाई ई। यही पूछ रहे हैं आपसे। ये प्रूफ भी करना है सेम स्लोप है, स्लोप स्लोप आई गई सेम, और ये बताना भी है कितनी है वो स्लोप। तो वो जो स्लोप है वो है एच सी बाई ई। सारी वैल्यू पुट करोगे आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? Suppose a monochromatic X-ray beam of wavelength 100 picometer is sent through Young's double slit and the interference pattern is observed on a photographic plate placed 40 centimeter away from the slit। क्या क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन? आपके पास वेवलेंथ है, एक्स रेज से हम इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, पिकोमीटर। कैपिटल डी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन 40 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल डी आपसे पूछा गया है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स so that the successive maxima on the screen are separated by a distance of 0.1 millimeter। ये आपको दिया है फ्रिंज विड्थ, that will be lambda कैपिटल D by small d। ये आपको दी हुई है 0.1 मिलीमीटर। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और सब कुछ एक ही यूनिट में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मीटर्स में रखते हैं तो फ्रिंज विड्थ कितनी है? 0.1 मिलीमीटर यानी 10⁻⁻3। वेवलेंथ कितनी है? 100 पिकोमीटर यानी 10⁻12। separation between the slits and the screen is 40 centimeter। 40 into the 10⁻²। upon separation between the slits we have to find out small d। तो स्मॉल डी जो आपका आया वो आपका ये दो जीरो से ये पावर ख़त्म कर लेते हैं और बाकी ऐसे ही छोड़ देते हैं। 40 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई, इसको गौर से देखो, ये 10⁻4 है तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 बन जाएगा। तो 4 ये और 5 ये, तो ये आपका आ गया 4 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर आप गौर से देखो तो ये 0.4 माइक्रोमीटर है।
इतना सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स रखना पड़ेगा। क्लियर?